वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। जेमी डिमॉन वो शख्स जिसने 2017 में बिटकॉइन को फ्रॉड यानी धोखाधड़ी बोला था, वही आज कह रहा है कि जेपी मॉर्गन को ब्लॉकचेन पर और तेज चलना होगा। तो क्या बदल गया है अब? जवाब है 30.8 बिलियन डॉलर। यह आंकड़ा क्यों इतनी बड़ी खबर है, आइए समझते हैं। जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 तक रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकेनाइज्ड बाजार 431% बढ़ा है, 5.8 बिलियन डॉलर से करीब 31 बिलियन डॉलर, यानी डेढ़ साल में 4.5 गुना। मतलब ये कि रियल वर्ल्ड एसेट्स जिसमें ज़मीन, सरकारी बॉन्ड, सोना और डेट हैं, इन्हें ब्लॉकचेन पर टोकन में बदल दिया गया है। दुनिया में कहीं भी किसी को भी बेचो, 24 घंटे, कोई ब्रोकर नहीं, तत्काल ट्रांसफ़र। अब कुछ खास तथ्य नोट कीजिए। जापान ने अपने सरकारी बॉन्ड्स को कैंटोन नेटवर्क ब्लॉकचेन पर डाल दिया है। 12 यूरोपीय देशों ने मिलकर एक यूरो स्टेबल कॉइन बनाया है, जिसे माइका नियमों के तहत तैयार किया गया है। जेपी मॉर्गन ने जेपीएम कॉइन लॉन्च किया है, जो कॉइनबेस और मास्टरकार्ड के साथ काम करेगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अनुमान है कि स्टेबल कॉइन की मदद से रियल वर्ल्ड एसेट्स का बाजार 2028 तक $2 ट्रिलियन होगा, जो कि आज 30 से 35 बिलियन डॉलर के आसपास है। यानी ये तो बस शुरुआत है, लेकिन असली खेल यहाँ है। क्रिप्टो की दुनिया ने कहा था कि बैंक खत्म हो जाएंगे, और बैंकों ने सोचा था कि क्रिप्टो एक बबल है। अफसोस, दोनों ही गलत थे। अब बैंक खुद अपना ब्लॉकचेन बना रहे हैं, जहां वो तय करेंगे कि कौन अंदर आएगा। कॉइनबेस जैसी क्रिप्टो कंपनियां या तो बाहर रहेंगी या बैंकों की शर्तों पर अंदर आएंगी। अब लड़ाई ये है कि स्टेबल कॉइन ब्याज देगा या नहीं। कॉइनबेस जैसी कंपनियां स्टेबल कॉइन पर ब्याज देना चाहती हैं ताकि बैंकों के डिपॉजिट छिन जाए। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? सेबी और आरबीआई भी टोकेनाइजेशन के लिए नियम बना रहे हैं। भारत को जल्दी करना होगा। भारतीय सरकारी बॉन्ड, इंफ्रा बॉन्ड ग्लोबल ब्लॉकचेन पर लिस्ट हो सकते हैं, जिससे विदेशी निवेश बढ़ेगा, पूंजी सस्ती होगी। याद रखिए, इंटरनेट ने मीडिया बदला, स्मार्टफोन ने बैंकिंग बदली। टोकेनाइजेशन दुनिया में प्रॉपर्टी का मालिकाना हक बदल देगा। इस दौड़ में जो पहले नियम लिखेगा वही जीतेगा। रिजर्व बैंक की आने वाली मौद्रिक नीति पर निगाह रखिए, वहाँ कुछ बताया जा सकता है। एक मुल्क है, उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी कर्ज भंडार है। उसके पास करीब 1.1 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड हैं, और अभी वो देश उन्हें धीरे धीरे बेच रहा है। मुल्क का नाम है जापान। ये इस वक्त की सबसे बड़ी आर्थिक घटना है, जिसे शायद आपने ना सुना हो। आइए इसे समझते हैं। जापान में ब्याज दरें सालों से शून्य के करीब थीं। जापान के निवेशकों ने सोचा कि यहाँ तो कमाई नहीं है, चलो अमेरिकी बॉन्ड खरीदते हैं, वहाँ 4 से 5% ब्याज मिलता है। यहाँ से सस्ता येन उधार लो और उधर डॉलर में लगाओ। इसे येन कैरी ट्रेड कहते हैं। दुनिया भर के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इसी पर टिके थे। तो अब क्या हुआ? जापान के 30 साल की बॉन्ड की यील्ड 1999 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है, लगभग 4% के आसपास, थोड़ी कम। जापान की 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 29 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। मतलब ये कि अगर जापान में कर्ज लिया जाए तो उस पर कमाई हो रही है। जापानीज निवेशक जापानी बॉन्ड में वापस आ रहे हैं। येन अब बुरी तरह टूट रहा है। डॉलर और येन की कीमत अब 160 के आसपास पहुंच रही है। जापान के वित्त मंत्री ने खुद कहा कि हम विदेशी मुद्रा बाजार में दखल देने के लिए तैयार हैं। बैंक ऑफ जापान ने अप्रैल और मई में करीब 10 ट्रिलियन युआन यानी 63 बिलियन डॉलर खर्च किए येन की गिरावट को रोकने के लिए। और इधर अमेरिकी बॉन्ड, जापान ने 2026 के पहले 3 महीनों में 30 बिलियन डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड बेच डाले। ये 4 साल में सबसे तेज बिकवाली है। अब इसका असर समझिए। इधर जापान ने अमेरिकी बॉन्ड बेचे, उधर अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स और ऊपर चढ़ी। यील्ड्स चढ़ी तो पूरी दुनिया में कर्ज महंगा हुआ। कर्ज महंगा हुआ तो भारत के उभरते बाजारों से विदेशी निवेशक भागने लगे। विदेशी निवेशक भागे तो डॉलर और मजबूत हुआ, बाकी मुद्राएं कमजोर हुई। रुपए का हाल आपके सामने है। और येन कैरी ट्रेड, जिन निवेशकों ने येन में उधार लेकर दुनिया में निवेश लगाया था, उन्हें अब येन वापस खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि येन महंगा होता जा रहा है। भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों ने बीते 4 महीने में करीब 1.92 लाख करोड़ की बिकवाली की है। तो अगर जापान ने आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर अमेरिकी बॉन्ड बेचे तो फिर रुपए की क्या गत बनेगी, आप सोच लीजिए। ये बम अभी टिक टिक कर रहा है। जापान रोज तय करता है कि वो कितने बॉन्ड बेचे, और ये फैसला आने वाले दिनों में आपके निफ्टी पोर्टफोलियो को हिला सकता है। ये था वाई फैक्टर। इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सकें जो केवल सेंसेक्स के आंकड़े देखते हैं। 27 मई को मॉस्को में एक बड़ा समझौता हुआ। इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में रूस के विदेश मंत्री सरगेई शोगू और तालिबान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब ने एक दस्तावेज पर दस्तखत किए।
ये एक सैन्य तकनीकी सहयोग समझौता है, यानी रूस ने तालिबान को अपना अधिकृत मिलिट्री पार्टनर बना लिया है। आइए इस कूटनीतिक करवट की परतें खोलते हैं। थोड़ा पीछे जाते हैं। 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा तो तालिबान सत्ता में आए और इसी साल जनवरी में रूस ने तालिबान के राजदूत को आधिकारिक मान्यता दे दी। दुनिया में तालिबान को मान्यता देने वाला दूसरा बड़ा देश हो गया रूस। और व्यापार 2026 के पहले 2 महीनों में रूस और अफगानिस्तान का व्यापार करीब 2.6 गुना बढ़ा। रूस का निर्यात 2.7 गुना बढ़ा और आयात 1.9 गुना। तो ये सैन्य समझौता सिर्फ हथियारों की बात नहीं है, दरअसल इसके पीछे एक ट्रांस अफगान कॉरिडोर है। रूस तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाकर एक व्यापार गलियारा बना रहा है। कजान फोरम में इस पर समझौता होगा। इसका रास्ता रूस से सेंट्रल एशिया होते हुए अफगानिस्तान जाएगा और फिर पाकिस्तान के जरिए अरब सागर तक। अनुमान है कि सालाना करीब 8 से 15 मिलियन टन माल का परिवहन इस कॉरिडोर के जरिए होगा। यह दरअसल रूस का शॉर्टकट है जो पश्चिम के प्रतिबंधों से बचने के लिए बनाया जा रहा है और रूस के सामान को साउथ एशिया और हिंद महासागर तक पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर्विरोध है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस वक्त खुली जंग में हैं। डूरन लाइन पर झड़पें हो रही हैं। पाकिस्तान ने 2026 की शुरुआत में तालिबान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे। रूस ने पाकिस्तान के खिलाफ जाते हुए तालिबान से सैन्य समझौता किया है। दरअसल रूस को ट्रांस अफगान कॉरिडोर तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान भी चाहिए और पाकिस्तान भी। रूस तालिबान को हथियार दे रहा है और पाकिस्तान को इस कॉरिडोर का साझेदार बनाना चाहता है। चर्चा ये है कि रूस अब पाकिस्तान और तालिबानी अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता की तैयारी में है। अमेरिका के लिए सीधी चुनौती है। अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में था तालिबान को हटाने के लिए और अब उसी तालिबान को रूस हथियार दे रहा है। ये वैकल्पिक व्यापार कॉरिडोर जो डॉलर आधारित स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास करेगा, भारत के लिए असमंजस की वजह है। भारत शायद रूस और अफगान दोस्ती की तरफ झुकेगा, लेकिन अगर इसमें पाकिस्तान भी आया, जो कि आएगा ही क्योंकि कॉरिडोर बनना है, तो फिर दिल्ली असमंजस में होगी। वैसे भारत के लिए इस गठजोड़ से बाहर रहना भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसा हुआ तो सेंट्रल एशिया के व्यापार मार्गों पर भारत की जगह नहीं होगी। अफगानिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी शतरंज की बिसात है। हर चाल पर हजारों करोड़ का व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा टिकी है। रूस ने अपना मोहरा चल दिया है